Hello and welcome. This is my essay class. I am Arun Kumar from Beautiful Mind IAS. Recently BPSC मेंस एग्जामिनेशन गॉट ओवर एंड उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें से एक क्वेश्चन मैंने पिक किया है आपको डेमोस्ट्रेट करने के लिए कि इसको किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए. क्वेश्चन इज, यू कैन से टॉपिक इज, फॉरेस्ट grows its own trees. It does not wait for the people to throw seeds. इस टॉपिक को अगर आप पढ़ेंगे ना तो इसका मतलब आपको पहले समझना चाहिए. किसी भी ऐसे लिखने के लिए सबसे पहले उस टॉपिक को बार बार पढ़िए. सो फॉरेस्ट क्रिएट्स या फॉरेस्ट ग्रोज इट्स ओन ट्रीज, यानी जंगल अपना जो पेड़ है और पौधे हैं खुद उगाता है. इट डज़ नॉट वेट फॉर द पीपल टू थ्रो सीड्स. ये वेट नहीं करता कि लोग आएँ और सीड्स फेंके तो चांस की बात है उग जाए. उस पर निर्भर नहीं रहता. ये एक फ्रेजियल सेंटेंसेस है. इसके आधार पर आप क्या मीनिंग निकालते. तो सबसे पहले लोग सोचते हैं कि डायरेक्ट लिखना शुरू कर दें. तो लिखना नहीं है, पहले ऐसे के मीनिंग को समझना है. जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, यू मस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड नॉट ओनली द डिनोटिव मीनिंग. फॉरेस्ट, यहाँ पे फॉरेस्ट का मतलब क्या है आप समझिए. फॉरेस्ट एक मेटाफर यूज़ किया हुआ है कि आप फॉरेस्ट को देखिए कि वो अपना पेड़ खुद उगाता है. वो इस इंतज़ार में नहीं रहता कोई आएगा सीड्स फेंकेगा तब पौधे उगेंगे. मतलब जब आप इसको देखेंगे, अभी देखिए ऐसे बनाते समय हमेशा ध्यान रखिए कि इंट्रो वगैरह बाद में डिसाइड होता है. पहले इसका जल्दी से रफ स्ट्रक्चर डिसाइड करेंगे, है ना. तो यहाँ पे जाना है हमको मीनिंग कि सबसे पहले मीनिंग इसको समझना है. अब आप फॉरेस्ट जो है, यहाँ फॉरेस्ट का मतलब क्या हुआ. फॉरेस्ट एग्जैक्टली फॉरेस्ट ये मेटाफर है, मतलब यूज़ किया है, एक एग्जाम्पल से आपको बताया गया है. अब इस फॉरेस्ट में कोई इंडिविजुअल भी है, इंडिविजुअल, और ये ग्रुप भी हो सकता है ना. फॉरेस्ट एक कलेक्टिव संरचना भी है. तो आप दोनों के लेवल पे कहते हैं कि कई इंडिविजुअल ऐसे होते हैं इसका कि ग्रोज इट्स ओन ट्री, मतलब ये जो अपनी व्यवस्था है खुद बनाता है. वो बाहरी चीज़ों पे निर्भर ज़्यादा नहीं रहता. तो यहाँ पे इसका मीनिंग समझाना है आपको. ये फॉरेस्ट का मतलब केवल एक्चुअली फॉरेस्ट नहीं है. एंड देन इसका मीनिंग को आप डिकोड करेंगे तो एक इंडिविजुअल लेवल पे मीनिंग होगा, ग्रुप लेवल की मीनिंग हो सकती है कि क्या है, मतलब इसका स्पिरिट है, इसका मीनिंग है दैट इट ग्रोज इट्स ओन ट्री. मतलब अपने ही सामर्थ्य, अपने ही शक्ति से अपने को परपेचुएट करता है, आगे बढ़ाता है, अपने को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अपनी शक्तियाँ लगाता है. इसका मतलब ये होगी कि ओन स्ट्रेंथ, ओन स्ट्रेंथ पे जो है वो ग्रो करता है. क्या ग्रोथ प्लस डेवलपमेंट, ये अपने स्ट्रेंथ पे ग्रो कर रहा है ना. ये दिखा रहा है फॉरेस्ट ग्रोज आउट. अब इस पे आपको दिखाना है कि मीनिंग में आपने समझ लिया. तो पहले मीनिंग को डिकोड करना है पूरा, है ना. चाहे जिस लेवल पे आप करें तो पहले आपको मीनिंग को समझा देना है. तो पहले मीनिंग को समझा दिया. दूसरे भाग में हमको जाना है यहाँ पे कि अब इसके एग्जाम्पल्स को लेंगे. अब यहाँ फॉरेस्ट के दो लेवल पे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. किसी इंडिविजुअल के, जैसे कोई जीवन में सफल होता है तो इंतज़ार नहीं करता कि हम अपने को रेप्लिकेट करेंगे, आगे बढ़ाने के लिए बाहरी चीज़ें आएंगी तब मैं करूँगा. अपने स्ट्राइविंग शुरू कर देता है इंडिविजुअल के. तो इंडिविजुअल के लेवल पे हम जाएंगे. और दूसरा हो सकता है कि ग्रुप, फॉरेस्ट एक कलेक्टिव संरचना, ये भी मैंने कहा, उस लेवल पे भी. अब जैसे इंडिविजुअल के लेवल पे आपको डेवलप करना है इसको, है ना. मीनिंग तो समझ गए. अब इंडिविजुअल आप कई एग्जांपल दे सकते हैं. यू कैन टेक अप एनी एग्जांपल. जैसे हमको तेज़ी से भी सोचना हो तो आप साइकोलॉजी से ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स से ले सकते हैं, हिस्ट्री से ले सकते हैं, ज्योग्राफी ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं. आपकी पसंद की चीज़ है. इट डजंट मीन दैट कि मैं जो अभी बोलने जा रहा हूँ वही एग्जाम्पल आप लिखेंगे. मीनिंग आपको क्लियर कर लेना है. एग्जाम्पल तो आप अपने पसंद से लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं. गेटिंग. जैसे कि आप मोटे तौर पे इंडिविजुअल को ले लेते हैं. हम आपको
अपने हिस्ट्री से एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। हिस्ट्री से एग्जांपल हम अपने महात्मा गांधी को ले लेते हैं। 16 में आने के बाद उन्होंने भारतीय जो उस समय का फ्रीडम स्ट्रगल का उसकी दिशा दशा बदल के रख दिया। यू नो दिस थिंग। तिलक और उनके अप्रोच में काफ़ी डिफरेंस था। तो इनका कहना था कि हम गुलामी एक मानसिकता है, तो हम बदलेंगे, कोई बाहर से नहीं आएगा हमें बदलने के लिए, हमें अपने आप को बदलना होगा, इस मानसिकता को छोड़ना होगा तभी। और वो कैसे होगा? लोगों में जागृति लाकर, अवेयरनेस लाकर। और उनमें ये शुरुआत में तो ऐसा व्यू नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इवॉल्व हुआ। तो उसने लास्टली जाते जाते आप देखेंगे 15 के बाद से लेकर 1947 तक में चले जाए, देखिए किस तरह से गांधी थॉट जो है इस बात को कि हमें अपना ही, चाहे राज हो तो खुद का होगा स्वराज, अपने लेवल पे स्ट्रगल करना होगा, हम सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ पढ़ेंगे, अपने तरीके से काम करेंगे रेदर देन किसी बाहरी शक्तियाँ से, कि फ्रांस जैसे सुभाष चंद्र बोस है कि हम जर्मनी से हेल्प ले लेंगे, जापान से हेल्प ले लेंगे तो जाकर हम इसको निकाल, ये कहते नहीं, हम अपनी ताकत से इसको निकाल लेंगे। तो देखिए इसमें कि ये जो सोच था वो यही इसी धारणा को, फॉरेस्ट ग्रोज इट्स ओन ट्रीज, अपनी ताकत हम खुद से निकालेंगे। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, आप कोई मार्टिन लूथर जूनियर ले ले, कोई नेल्सन मंडेला ले ले, या किसी और का नाम ले ले, तो अब डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन यू। तो लेकिन आप उस बात को कैसे समझाते हैं, है ना, इसको आप लेके आप समझा रहे हैं कि देखिए फॉरेस्ट ग्रोज इट्स ओन ट्रीज का मतलब है कि अपना खुद वो कर रहा है ना। उसी तरीके से आप देखेंगे कि बहुत ऐसे कंट्री है, कल्चर है, सामूहिक रूप से देखें तो वो अपना जो है सर्वाइवल अपने को परपेचुएट इस तरीके से किया कि उसने अपने इंटरनल इकोसिस्टम का इस्तेमाल किया है ना, ना कि बाहरी चीज़ों से। अगर आप इज़राइल का ले लें एग्जांपल, तो इज़राइल ने अपने को इतना ग्रो किया वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद में कि हमें लगता है हमें लड़ने के लिए ना अपनी ही शक्तियों को डेवलप, रिसर्च और डेवलपमेंट में देखो कितना वर्क किया उसने, खास करके डिफेंस के क्षेत्र में कितना वर्क किया। और उसी एरियाज़ में जहाँ पे काफ़ी वल्नरेबल हो सकता था, वो बहुत पावरफुल तरीके से असर्ट करके रह रहा है। तो अगर आप देखेंगे कि अरेबियन कंट्री की तुलना में जहाँ चारों तरफ से घिरा हो और वहाँ पे छोटा सा इजराइल देश एकदम पावरफुल तरीके से अपने को रखा है, तो उसमें बाहरी शक्तियाँ केवल नहीं हैं, ज़्यादातर वो उसका अपना रिसर्च और डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था का रुझान जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप समझ सकते हो कि जो इंडिविजुअल के लेवल पे हो या कंट्री के लेवल पे हो या कल्चर के लेवल पे हो, आप देखेंगे कि वो खुद अपना निर्माण कर सकता है, जिसका इकोसिस्टम डेवलप हुआ है। और ऐसा नहीं है कि केवल बाहरी चीज़ों पर निर्भर है। तो अब इसकी, ये तो आपने एक एग्जांपल देके समझा दिया, है ना। अगर कोई पूछे कि इसकी मैं आपको इधर दिखाता हूँ, ये फ़िलॉसफी क्या है, ये मतलब ये आप जो बात बता रहे हैं इसमें क्या मतलब कहने का क्या है, इसके जो अगर अंडरलाइंग फिलॉसफिकल एस्पेक्ट में दिखा रहा हूँ, वो तो मैंने एग्जांपल दिए थे ना। ये फिलॉसफी का मतलब इसके पीछे की फ़िलॉसफी क्या है, इसके पीछे की फ़िलॉसफी है दैट जो हमारे सचमुच में जो पावरफुल है, जिसके अंदर स्टेमिना है, इसके ताकत है, इसमें पोटेंशियल है, वो स्ट्राइविंग होता है, वो बेगिंग नहीं होता, स्ट्राइविंग होता है, वो प्रयास से खींचता है चीज़ों को। तो अगर आप अपने इंडियन फिलॉसफी में चले जाएं तो फिलॉसफी ऑफ कर्मा है ये, मतलब वो कर्म नहीं बोल रहे हैं, ये कर्मयोग, जो देखिए आप कि कर्म से, यानी कि अपने प्रयास से, अपने आधार पर चीज़ों को लेना, है ना। तो ये जो स्ट्राइविंग है, स्ट्राइविंग का मतलब होता है ना प्रयास, प्रयत्न और परिश्रम से जो चीज़ें निकालते हैं अपने आधार पर। और यहाँ पर क्या था, जंगल अपना पेड़ खुद उगा लेता है, तो मतलब वो यहाँ की खुद के प्रयास से सफलता है।
परिश्रम से जो प्राप्ति होती है ना, उसकी फिलॉसफी है ये इसके पीछे। ये नहीं है कि जंगल तो एक एग्जाम्पल के रूप में बार बार मैं कह रहा हूँ, इसके पीछे की स्ट्राइविंग यही है कि आप कर्म करके या आप प्रयास करके उस चीज़ों को प्राप्त करते हैं। तो इसके पीछे स्ट्राइविंग की साइकोलॉजी। अगर इसी का अंडरलाइंग भाग देखें, दूसरा भाग भी देखिए, क्यों एंगल से मैं दिखा रहा हूँ कि इसका जो इस स्टेटमेंट के अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, जिसको अगर आप समझ गए तो आप अच्छा आंसर कर सकते है ना। और ये अगर आप फिलॉसफी तो समझ गए कि इसका जो, अगर आप बोलचाल की भाषा में समझे ना, तो इसको आप कह सकते हैं क्या विचारधारा है, ये विचार क्या है। जैसे कहते हैं ना फिलॉसफी क्या है, इसका आइडियलिज्म, ये जो आइडियोलॉजी क्या है इसका, या ये इसके पीछे का तर्क क्या है, ये जो कुछ भी कह ले, लेकिन फिलॉसफी वर्ड यूज़ कर सकते हैं आप, है ना। अगर कोई कहेगा कि इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, इस बात के पीछे साइकोलॉजी जो है वो आप देखिए कि ये मानसिकता, अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि हम अपने ही प्रयास से बढ़ेंगे, हम अपनी ताकत से बढ़ सकते हैं, कोई बाहरी ताकत हमें नहीं बढ़ाती। ये बिलीव्स की साइकोलॉजी, बिलीव्स है ना, जो कहते हैं ना कि हम हमें आगे बढ़ने में क्या हेल्प करेगा, तो बिलीव्स और बिहेवियर की कनेक्शन है। तो इसके पीछे की साइकोलॉजी अगर समझना चाहते हो तो बिलीव्स है इसका, कि हम अपने प्रयास से आगे बढ़ेंगे रेदर देन केवल बाहरी चीज़ों से। और बाहरी चीज़ों का ऐसे हेल्प लेना तो वो हमारा प्रयास भी होगा उसमें लाने में। जैसे आपको लोन लेना है तो आप लोन लेने के लिए जाते हैं ना, वो प्रयास लाएगा, ना कि घर तक अपने आप चीज़ें चली आ जाए वो करना। तो अगर आप इसको और गौर से चलें कि चांस की बात है कि कोई हेल्प मिला तो आप ग्रो भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये आपको ये देखिए, इसका सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या होगा। सोशियोलॉजिकल इसका डायमेंशन क्या होगा, वो इस स्टेटमेंट का सोशियोलॉजिकल डायमेंशन क्या होगा। यहाँ पे गौर से अगर देखें, सोशियो कल्चरल कर लीजिए कि जो पूरी का पूरी जो फिलॉसफी है ना, उससे आगे निकल के अगर आप देखें तो फॉरेस्ट यहाँ पे कहता है कि अपना निर्माण खुद कर रहा है, जहाँ से एक से ज़्यादा हो रहे हो सोशल कंडीशंस है। तो ये कहने का मतलब है कि फॉरेस्ट एक कल्पना ऐसा है कि एक पेड़ को तो फॉरेस्ट नहीं कहते, कई लोग जहाँ हैं वहाँ सोशल कंडीशंस है। यानी कि यहाँ पे अगर सोशियोलॉजिकल इस तरीके से इसको देखें तो वो फॉरेस्ट जो है एक सोशियोलॉजिकल ग्रुप को इशारा कर रहा है कि ऐसा ग्रुप में स्ट्रेंथ होता है और वो ग्रुप अपने को परपेचुएट करा सकता है। वो ऐसे वैल्यूज़, ऐसे नॉर्म्स, ऐसे बिलीव्स, ऐसे बिहेवियर इस तरह से डेवलप करेगा जो उस ग्रुप के सर्वाइवल को, उसके फंक्शनलिटी को आगे बढ़ाएगा। मतलब जो चीज़ें सही है वो बनी रहेंगी, और जो फंक्शनल है, जैसे बहुत सोशियोलॉजिस्ट हैं, टॉलकट पर्सन्स हैं, बहुत ऐसे सोशियोलॉजिस्ट हैं जो फंक्शनल थ्योरी पर काफ़ी जोर देते हैं। वो कहते हैं कि जो चीज़ें फंक्शनल है वो आगे बढ़ जाएगा। तो फंक्शनल होने का मतलब क्या है कि कोई चीज़ एक्सटिंक्ट कर जाएगा, अगर ग्रो नहीं करेगा तो एक्सटिंक्ट कर जाएगा। तो पॉपुलेशन की केवल बात नहीं कर रहा हूँ कि समाज है तो उससे पॉपुलेशन निकल के आ रहा है, देयर आर अदर फैक्टर्स व्हेन थिंग्स शुड बी फंक्शनल। अगर हम ऐसे बिलीव्स और ऐसे बिहेवियर और ऐसे नॉर्म्स डेवलप कर लेते हैं जो डिसफंक्शनल है, तो वक्त के साथ वो नहीं चलेगा, है ना। जैसे कि आपने देखा है कि बहुत सारे जो कल्चर है वो अपने को इवॉल्व कर लिया, जो बहुत ही प्रिमिटिव सोसाइटी थी वो अर्बनाइजेशन के साथ अपने को एडजस्ट कर लिया और अपने को ग्रोथ को बनाए रखा, तो अपने ही स्ट्रेंथ से वो आगे बढ़ा है। तो सोशियोलॉजिकल डायमेंशन इसका क्या हुआ, सोशियोलॉजिकल डायमेंशन अगर आप इसको एनालाइज करके देखेंगे तो लगेगा आपको कि हाँ, फॉरेस्ट का मतलब ये संकल्पना पूरी है जो एक वो दिखाता है कि एक कलेक्टिव एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है, और जब कलेक्टिवली होती हैं चीज़ें तो अपने को परपेचुएट करने में हेल्प करता है, क्योंकि कलेक्टिव एफर्ट्स भी होता है और जो फंक्शनल चीज़ें हैं वो आइडेंटिफाई भी हो जाती हैं और इसी चीज़ को लोग मिलकर आगे बढ़ा लेते हैं नॉर्म्स के रूप में, वैल्यूज़ के रूप में। तो वो आप सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट हो गया उसका। अब ये सब चीज़ें आप एनालिटिकली आप बोले जा रहे हैं, कहीं उसमें लिखा नहीं है, लेकिन आप उसको कनेक्ट कर रहे हैं इस चीज़ से। कोई कहेगा कि मैं पॉलिटिकल चीज़ों से समय कनेक्ट कर सकता, एग्जाम्पल के थ्रू कर सकते हैं कि जैसे आप बहुत सारी पार्टियां हैं जो अपने लेवल पे बनी और
सिर्फ फेस पॉलिटिक्स हुआ कि एक खास व्यक्ति के कारण वो पॉलिटिक्स चल रहा है। तो अगर वो फॉरेस्ट हो, एक ऐसा सिस्टम हो जो ग्रो करने की पावर रखता हो, तो वो खुद से नेक्स्ट लाइन का लीडरशिप जनरेट कर लेगा। अदरवाइज़ वही हालत होगी जो एन टी रामाराव के टाइम का हुआ कि भाई वो ख़त्म तो पार्टी ख़त्म। जयललिता की पार्टी को देख लीजिए, उनके बाद तो क्या हुआ। तो उस तरह से ऐसे है कि जो फेस पे या जो एक ख़ास इंडिविजुअल के कारण वो चीज़ें चल रही है, वो फॉरेस्ट की कल्पना में फिट नहीं हो रहा है, उसका एक ऐसा सिस्टम नहीं है जो नेक्स्ट जनरेशन का लीडरशिप तैयार कर सके, तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये तो आप एग्जाम्पल से जोड़ सकते हैं। तो ये अलग अलग एग्जाम्पल लेकर आप किस बात को, किस मीनिंग को हाईलाइट करेंगे। मीनिंग वही होगा कि ये सारे जो एग्जाम्पल से आप दिखाना चाहते हैं कि एफर्ट्स से ही या अपने के आंतरिक प्रयास से ही चीज़ें आगे बढ़ती हैं, सिस्टम ग्रो करता है। बाहरी चीज़ों के लिए वो फ़िलॉसफी आएगा, हेल्प तब हम करेंगे, ऐसी चीज़ें सर्वाइव नहीं भी करती, एक्सटिंक्ट कर जाएगा, एक्सटिंक्ट कर जाएगा। वो बात को नहीं सुना है कि जिसने प्यास लगा है तो कुआं खोदना शुरू कर दिया और पानी मिल भी सकता है, और जो सोचे कोई आएगा पानी दे के जाएगा तो वो शायद नहीं हो। तो ये वाला बात जो है, ये फ़िलॉसफी है कि एक कर्म का फ़िलॉसफी है, स्ट्राइविंग की फ़िलॉसफी है कि भाई जो जंगल है ना, वो अपने पेड़ पौधे जो ने यहाँ जंगल या फॉरेस्ट जो चीज़ें हैं वो दिखा रहा है कि आप जो सामर्थ्यवान है, रिसोर्सफुल है, जो जिसमें ताकत है, वो बाहरी चीज़ों का इंतज़ार नहीं करता, वो खुद से प्रयास करता है। यही नोट पर आपको ले जाना है पूरे एग्जाम्पल्स पे। अब मैंने ये सब एग्जाम्पल्स दिया, ये सब डायमेंशंस बता दिए आपको, है ना। तो ये लास्ट में कंक्लूड करेंगे आप इसको लेकर, लेकिन इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे। ये तो स्ट्रक्चर आपने जल्दी से 5 मिनट लगे आपको सुनने में, समझने में। इसको अब कोई भी एनेक्डोटल चीज़ ले सकते हैं, जैसे छोटी सी कहानी है कि भाई किस तरीके से लोग प्रयास करके, आप कुछ भी ले सकते हैं, हमें ये मतलब बताने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आपने अपने एक्सपीरियंस से, कुछ चीज़ें एक्सपीरियंशियल होता है, कुछ चीज़ें आप टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं, कुछ चीज़ें गई तो जो एक्सपीरियंस में आपने देखा वो भी लिख सकते हैं। तो कोई एक अच्छा इंटरेस्टिंग सा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते तो कोई कोट से शुरू कर सकते हैं, है ना। लेकिन हमें तो लगता है कि एक्सपीरियंशियल चीज़ों से लिख सकते हैं, कि जैसे मुझे, अगर अब मुझे लिखना हो तो मैं आपको क्या बताऊँगा। इंट्रोडक्शन सबसे लास्ट में विजुअलाइज करना चाहिए, ये सब होने के बाद तो फर्स्ट थिंग विल बी विजुअलाइज एट द एंड, ये ध्यान रखना है। इंट्रोडक्शन तो वो लिख देंगे ना, वो इंट्रोडक्शन एक ऐसा चीज़ होता है जो कहने का, मैंने इंटरेस्टिंग बनाने का तरीका। अब जैसे आप मुझे पूछोगे कि क्या आपके दिमाग में आ रहा है, चलो चलो मैं ऐसे करता हूँ। पहाड़ ने रास्ता रोका, शायद उसकी बीवी, उसकी पत्नी उस तक नहीं पहुँच पाई, खाना लेकर जा रही थी। वही दशरथ मांझी सरकारी प्रयास और सरकारी हेल्प के लिए इंतज़ार करता, तो शायद वो काम नहीं करता जो दशरथ मांझी जो पथ बना गया के पास, खुद अपने प्रयास से उस पहाड़ को तोड़ा ना। तो ये जो माउंटेन मैन वगैरह मूवी बनी, तो ये एक बहुत बड़ा एनेक्डोटल चीज़ है ना ये, कि लोग सोचते कि सरकार करेगी, होगा, और उसने जिद ठान लिया और खुद के प्रयास से उसको तोड़ दिया। तो ये जो कहते हैं ना कि जो रिसोर्सफुल और पावरफुल पर्सन है, इसके अंदर साइकोलॉजिकल स्टेमिना है, वो इंतज़ार नहीं करते कि यह चीज़ें होंगी अपने आप या कोई कर देगा। वो अपने कर्म से, अपने सामर्थ्य से चीज़ों को करना शुरू कर देता। तो मैं इसको शुरुआत में ऐड कर दूंगा कि नहीं, अब लिखना शुरू कर दूंगा। ये तो मैंने पॉइंट्स बताए, ऐसे लिखते समय ये सब पॉइंट्स जनरेट कर लीजिए। अब फिर धड़ इट विल टेक 5 मिनट्स, जल्दी जल्दी सोच लिए कौन कौन सा डायमेंशन पे लिखना है और फिर लिख लिए। इंट्रो देखिए लिखा दिया मैंने, कंक्लूजन में क्या लिखोगे, कंक्लूजन में यही लिखना है कि एक दिस वन इज़ दैट यू कैन से फिलॉसफी, बिलीव्स, कुछ भी, दैट जो रिसोर्सफुल चीज़ें होती हैं, जो पावरफुल चीज़ें होती हैं, वो अपना अपने को परपेचुएट करने का ताकत भी रखते, वो किसी बाहरी चीज़ों पे कंटिजेंट ज़्यादा नहीं रहते। तो ये इसका कंक्लूजन है, इसको लिख दिया। कई लोग ज़रा सा एक 30 सेकंड और बोलेंगे
कि कई लोगों को लगता है इसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन हो सकता है। क्रिटिकल इवैल्यूएशन था ना वही कि कभी कभी बाहरी चीज़ों से भी हो जाता है, लेकिन जो कहा गया कि जो सामर्थ्यवान है, जो रिसोर्सफुल है, जो पावरफुल है, वो उसका इंतज़ार नहीं करता। तो कभी कभी उससे भी हो जाता है, लेकिन जो बारकी के जो परपेचुएटिंग सिस्टम है, जिसको कंटिन्यूटी में आप देख रहे हैं, वो सभी इसी आधार और इसी स्पिरिट पे आगे बढ़े हैं। तो आपको आशा है चीज़ें समझ में आई होगी। मैंने आउटलाइन बताया है कि ऑन द स्पॉट आप कैसे सोच सकते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आए होंगे, शायद वो अलग एग्जाम्पल अलग देंगे, लेकिन मीनिंग तो अलग नहीं कर सकते ना, मीनिंग तो वही होगा। तो चाहे इथोलॉजी से एग्जाम्पल दे दें कि टाइगर सोलो हंटिंग करता है, अपनी ताकत से करता है, लेकिन वो मीनिंग तो उसी को क्लियर करेंगे। तो एक बार जब मीनिंग समझ में आएगा ना, तो उसको एलोबरेट आप अलग अलग एग्जाम्पल से कर सकते हैं, अलग अलग डायमेंशन से भी उसका एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। मिलेंगे अगले हिस्से में और बात करेंगे उसके स्ट्रक्चर की। थैंक यू वेरी मच।